सुंदरपुर गांव में एक गायत्री नाम की बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। आजकल वो एक फलदार दरख्त की तलाश कर रही थी। दोनों ही राधा को तो दूर से ही फलदार दरख्त नजर आ जाता है और वहाँ पर गोरी भी आ जाती है। तुम दोनों ही बहुत ज्यादा कमजोर हो और मुझे जैसी मजबूत औरत से लड़ाई नहीं कर सकती हो। भलाई इसमें ही है कि यहाँ से चली जाओ। गौरी, हम तुमसे भी पहले इस फलदार दरख्त के पास खड़े थे, तो इसका तो यही अर्थ है कि हम दोनों को तुमसे भी पहले ये दरख्त मिल गया। आहा, आपके कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने मुझे पहले देख लिया तो क्या मैं आपकी हो जाऊंगी? तो इस तरह ये दरख्त भी आपका नहीं। गौरी बेटा, कोई चीज देखने से तो किसी की भी कभी नहीं हो सकती है, मगर ये दरख्त तो हमने बहुत ही कोशिशों के बाद ढूंढा है हमने। मुझे आपकी मेहनत से क्या लेना देना है? ये फलदार दरख्त तो मेरा ही है। मुझे ये बहुत पसंद आ गया है, तो आज से ये मेरा है। गौरी बेटी, तुम इस बात को समझने की तो कोशिश करो कि इस दरख्त के फल को बेचकर ही मैं और मेरी बेटी अपनी जिंदगी का गुजारा करेंगे। आपकी जिंदगी के गुजारे का मुझे क्या लगे? मुझे तो सिर्फ अपने आप से ही मतलब है और ये दरख्त मेरा ही है। आप यहाँ से जा सकती हैं। गौरी, मुझे समझ आ गया है कि तुम हमारी बात ऐसे नहीं सुनोगी। मुझे पंचायत ही बैठानी पड़ेगी, फिर ही इस दरख्त का फैसला हो पाएगा। आप दोनों शौक से जाएं पंचायत के पास। उसका फैसला तो मेरे हक में ही आने वाला है। मेरे बाबा की इतनी जान पहचान जो है यहाँ। गायत्री को तो समझ आ जाता है कि पंचायत के पास जाने का भी कोई फायदा नहीं है। नीम का दरख्त देखकर राधा तो जल्दी से अपनी माँ से ऐसे कहने लगती है, माँ, अब हम भला इस नीम के पेड़ का क्या करें? वो फलदार दरख्त तो उस गौरी ने ले लिया। मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें। राधा, इस पूरी कायनात में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बेकार हो। भगवान जी ने सब चीजों को किसी मकसद के लिए ही बनाया हुआ है। माँ, अगर आप कह रही हैं तो मैं इस बात पर विश्वास कर लेती हूँ कि जरूर इस दरख्त का भी कोई मकसद होगा। अब आप जल्दी से चली जाएं। राधा के कहने पर अभी गायत्री गाड़ी लेने के लिए जाती ही है कि थोड़ी दूर जाकर उसको गौरी मिलती है और गौरी उससे दोबारा से ऐसी बातें करने लगती है। तो आप बताइए गायत्री जी कि क्या आपको दोबारा दरख्त मिल गया है कोई फलदार? जल्दी से मुझे बताएं, मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। गौरी, तुम मेरी और मेरी बेटी की बिल्कुल भी चिंता मत करो। भगवान जी ने हमें एक नीम का पेड़ दे दिया है और हम उसे घर ही ले जा रहे हैं अपने। गायत्री आंटी, अब बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा, मगर मुझे लगता है कि आपको आपकी तरह ही एक कमजोर सा ही दरख्त मिल गया है। बिल्कुल बेस्ट। गायत्री तो गौरी से कुछ भी नहीं कहती है और वो तो वहाँ से चुपचाप जल्दी से चली जाती है। माँ, ये क्या, आप काफी देर से नहीं आई? तो मुझे तो आपकी चिंता होने लगी थी और आप अपने साथ किसी गाड़ी वाले को भी नहीं लाई। अभी मैंने गाड़ी वाले को रोका ही था राधा कि वहाँ पर गौरी आ गई और उसने मुझसे भी ज्यादा पैसे देकर गाड़ी वाले को अपने साथ ले गई। माँ, पहले तो उस गौरी ने हमसे हमारा फलदार दरख्त ले लिया और अब गाड़ी वाले को ज्यादा पैसे देकर उसे भी अपने साथ ही ले गई है। राधा बेटी, गौरी तुमसे बड़ी है और क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपनों से बड़ों के बारे में ऐसी अशुभ बातें करो? माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मुझे गौरी आंटी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप मुझे माफ कर दें प्लीज। राधा, तुम कितनी ज्यादा समझदार हो गई हो। मैं भगवान जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने तुम्हें मुझे इस दुनिया में दिया। माँ जी, अगर गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ? हम दोनों माँ बेटी आहिस्ता आहिस्ता कर इस नीम के पेड़ की सारी लकड़ियाँ घर ले जाएंगी। राधा और गायत्री तो आहिस्ता आहिस्ता कर नीम की सारी लकड़ियाँ ही अपने घर ले जाती हैं और फिर वो दोनों बैठकर खाना खाती हैं और चाय भी पीती हैं। वो दोनों तो बहुत ज्यादा थक जाती हैं और सो जाती हैं। गौरी भी अपने पति के साथ कमरे में बैठी हुई होती है और वो अपने पति से कहती है,
सूरज जी, आज तो आपको उस राधा का मुंह देखना चाहिए था। जब मैंने उसकी माँ से उसका दरख्त लिया तो वो तो आग बबूला हो रही थी। हाँ गौरी, मैं भी देख ही लेता, मगर तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम उन दोनों माँ बेटियों से उनका दरख्त छीनने के लिए जा रही हो। सूरज जी, आपको तो मालूम ही है कि उस राधा का तो हर वक्त ही मुंह सूजा रहता है। आज तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था उसे देख। हाँ गौरी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो। वो न जाने अपने आप को कौन सी फिल्म स्टार समझती है जो हर वक्त ऐसे मुंह सुचाई रहती है। चले सूरज जी, अब उस राधा की बातें करना बंद कर दें। आप मुझे कुछ और बताएं कि आज आपने पूरे दिन में क्या किया था, जल्दी बताएं। क्या बताऊं तुम्हें गौरी, आजकल तो सेठ जी की नजर बस मुझ पर ही रहती है, इसीलिए मुझे सारा दिन काम करना पड़ता है अकेले। सूरज जी, आपके सेठ तो बहुत ज्यादा निर्दयी बन गए हैं। आखिर वो आपसे ही अकेले से सारा काम क्यों करवा रहे हैं, मुझे बताएं आप। गौरी, ये तुम सारी काम की बातें छोड़ो और जाकर मेरे लिए ताजा ताजा आम काट कर लेकर आओ। मेरा आम खाने का दिल कर रहा है। सूरज जी, पेड़ पर तो इतने ज्यादा आम थे, आखिर वो अकेली आम मैं कैसे उतारती। कल आप भी मेरे साथ ही चलिएगा आम लेने के लिए। वो दोनों तो जल्दी से खाना खाने के लिए चले जाते हैं और जल्द खाना भी खा लेते हैं। जल्द ही सुबह भी हो जाती है और सुबह होते साथ ही वो दोनों अपने आम के दरख्त के पास चले जाते हैं और गौरी अपने पति से कहती है ऐसे। देखो सूरज, हमारे आम कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं और कितने ज्यादा रसीले और मीठे लग रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ गौरी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने इतने बड़े आम कभी भी नहीं देखे हैं और ये तो देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। सूरज, मैंने सोच लिया है कि अब हम अपने आमों को बाजार में बेचेंगे और फिर इससे खूब सारे पैसे कमाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? वाह गौरी, तुमने क्या फैंटास्टिक आइडिया दिया है। आजकल तो वैसे भी आमों का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब मजा आएगा बहुत। हाँ हाँ सूरज, ये तो मुझे मालूम ही है कि मैंने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मगर अब तो मुझे ये बताओ कि हमें अपनी दुकान कहाँ खोलनी है। हाँ गौरी, मुझे एक अच्छी सी जगह मालूम है जहाँ हम अपनी आमों की दुकान खोल सकते हैं। जल्दी से अब बस दोनों आम उतार लेते हैं हम। वो दोनों तो जल्दी से आमों की टोकरियां भर लेते हैं और फिर अपनी एक दुकान भी खोल लेते हैं। उन्हें तो इससे बहुत ज्यादा अच्छा मुनाफा भी होता है। दूसरी तरफ राधा तो अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, माँ, आप ये नीम के पत्तों के साथ आखिर क्या कर रही हैं? मुझे भी बताएं कि आप इनके साथ आखिर क्या बनाने वाली हैं, जल्दी बताएं। राधा बेटी, मैं इन सब चीज़ों से नीम की प्रोडक्ट्स बनाऊंगी और फिर उसे सेल करूंगी, जिससे हमें बहुत अच्छा मुनाफा भी होगा। साथ साथ गायत्री के तो लोगों को प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बिक्री भी होती है। गौरी और उसके पति के तो सारे आम ही खत्म हो जाते हैं और फिर वो कहती है, सूरज, अब मैंने सोच लिया है कि मैं भी उस गायत्री की तरह नीम के प्रोडक्ट्स बनाकर बेचा करूंगी। बस हमें उसके पत्ते चुराने हैं अब। ठीक है गौरी, तुम जैसा कहो। अब तुम देखती जाओ कि मैं तो उस गायत्री के सारे पत्ते ही चुरा लूंगा उसके दरख्त से और वो देखती रहेगी। वो तो रात होते साथ ही अपने थैले में बहुत से नीम के पत्ते भर लेते हैं और फिर घर जाकर उसकी नीम की प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। गौरी को तो मालूम ही नहीं था कि नीम के प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, इसीलिए कस्टमर्स को एलर्जी हो जाती है और फिर वो कंप्लेंट करते हैं जाके पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाला तो उनकी रिपोर्ट लिख लेता है और फिर वो गौरी के पास जाकर उसे जल्दी से अरेस्ट कर लेता है और फिर उसे जेल में डाल देता है। इस तरह गौरी को अपने सारे कियों की सजा मिल जाती है।